welcome back to my channel APT Studies Team, and in today's lecture we will discuss about chapter number 2 of class 10th ICSE Physics, that is work, power and energy. In this chapter we will discuss about work, power, energy and their relation with force, their units and measurement. These notes, as you can see here, these PDF notes will be provided in the comment section. In the pinned comment will contain the link for this notes. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क। हम डेली लाइफ में अपने वर्क करते हैं, होमवर्क कर लो, ठीक है, या फिर हम बात करें मेंटल वर्क की, फिज़िकल वर्क वो कर रहे हैं, लेबर्स होते हैं वो फिज़िकल वर्क करते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं तो वो मेंटल वर्क हो गया। पर फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क करते हैं। फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करें, देन इन फिज़िक्स लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड वर्क। फिज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करे फोर्स लगाने के बाद, तब उसे हम कहते हैं वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। नाउ वंस रीड द डेफिनेशन। Work is said to be done only when a force is applied on a body produces a displacement in the direction of force। ठीक है, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें। जो वर्क होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है F इंटू एस, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। F इंटू एस तो समझ आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट ये कॉस थीटा का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। सो अब इसको समझते हैं। मान लो कोई हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ठीक है, ब्लू कलर ले रही हूँ, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया एंड ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ एट अ डिस्टेंस ए बी। हमने इस डिस्टेंस को एस माना है, ठीक है। अब हमें कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी है। फर्स्ट मेथड इज दैट टू फाइंड द वर्क। तो ये हमें फाइंड करने के लिए हमें ए सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ए सी की वैल्यू को पता करने के लिए हमने बी और सी को ज्वाइन कर दिया। जब बी और सी को ज्वाइन कर दिया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ए बी हमारा हाइपोटेनियस है एंड ए सी हमारा बेस है। सिंस हमें बेस फाइंड करना है तो कोई हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाना पड़ेगा जो हमें बेस एंड हाइपोटेनियस दोनों की वैल्यू दे। सो ये कॉस थीटा मतलब कॉस साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो बेस बाय हाइपोटेनियस देता है। तो हमने बेस बाय हाइपोटेनियस कर लिया। अब ये हमें लास्ट में फॉर्मूला मिला था, ठीक है। बेस हमारा ए सी के इक्वल है और हाइपोटेनियस ए बी है जो कि हमने एस कंसीडर किया, ठीक है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब कॉस थीटा ए सी बाई एस है, मतलब कि बेस बाय हाइपोटेनियस। जब s को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये s cos थीटा इज इक्वल्स टू ए सी। अब ए सी की वैल्यू आई है s cos थीटा, ठीक है। तो जो वर्क है वो इक्वल है फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो F इंटू ए सी, और ए सी की वैल्यू है s cos थीटा, तो यहाँ s cos थीटा। तो हमें ये जो फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है फोर्स इंटू s cos थीटा बाई फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब दूसरा टॉकिंग अबाउट बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। इफ पी ए, जो पी ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर जो कंपोनेंट ऑफ एफ होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब अलॉन्ग ए सी का, ठीक है, एंड ये होगा वर्क डन बाई फोर्स, ठीक है, when the displacement is not along force by taking the component of force along displacement। अब क्या होगा, NA है तो NA, ठीक, ये हम कंपोनेंट है, ठीक, इंटू ए सी, ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट है और हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है क्योंकि हमें कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने मल्टीप्लाई किया NA इंटू एस। अब यहाँ पे NA की वैल्यू हम निकाल लेंगे कैसे, ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, लेट मी चूज़ अनदर कलर, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसका कॉस थीटा निकालें क्योंकि कॉस थीटा से हमें NA की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ पी ए कॉस थीटा, और पी ए सिंस हमारा एफ है तो हमें एफ कॉस थीटा मिल जाएगा, जिसके बाद हम कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे विद एस एंड हमें इससे फॉर्मूला मिल जाएगा एफ कॉस थीटा एस।
जो कि इक्वल है एफ इंटू एस कॉस थीटा के ही। सो हमें ये दोनों ही फॉर्मूला सिमिलर मिले हैं विद टू डिफरेंट मेथड्स बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट इन द ऑफ displacement in the direction of displacement and by finding the component of displacement in the direction of force. सो आई होप्स आपको समझ में आया होगा कि ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहाँ से आया है। ठीक है ना, इसमें जो ये एफ ए फोर्स है, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, कॉस थीटा जो एंगल है बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केसेस क्योंकि स्पेशल केसेस ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि यार एंगल जो है कॉस थीटा का जो एंगल है वो एक ही हो, वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकता है। तो हम कुछ ऐसे केसेस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जब हमारा थीटा इक्वल है 0 डिग्री के। जब कॉस थीटा 0 डिग्री के इक्वल होता है तो कॉस थीटा 0 का मतलब होता है 1। सिंस इट इज़ 1 तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसीलिए इसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पुली लिफ्टिंग अ लार्ज बैग अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। जब वो एक पुली भारी सामान को, भारी लगेज को अपने सर पे उठाता है तो वो फोर्स ऊपर की तरह एक्ट कर रहा है। एक पुली ने भारी से सामान ऊपर की तरफ उठाया तो वो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, और जो हमारा ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, सेंसेटेड डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो हमारा 0 डिग्री पे यहाँ एंगल नहीं बन रहा, डिस्प्लेसमेंट का कोई एंगल नहीं बन रहा। सो इसीलिए ये कॉस थीटा 0 1 के इक्वल हो जाता है एंड इट इज़ अ पॉजिटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क की बात करें तो जब हमारा 180 का होता है, मतलब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में कोई अपोजिंग फोर्स है। यही मैंने ग्रेविटी की बात की थी, जब उसने फोर्स उठाया तो एक ग्रेविटी भी लगी थी। तो ये जो ग्रेविटी का फोर्स है ऑन द पुली दैट इज़ the opposing force, that's why it is minus F dot S. ठीक, now ज़ीरो वर्क भी पुली के केस में लेते हैं। जब पुली सामान को उठा के सामने की तरफ चल रहा तो डिस्प्लेसमेंट तो उसकी सामने की तरफ, बट जो उसने लगेज उठा के उसका ग्रेविटी नीचे साइड लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दैट इज़ cos theta 90 degrees equals to 0. Since it is 0, anything multiplied to the 0 gives 0. So that's why it is called 0 work. A pulley carrying a load on his head walking horizontally on a flat platform, gravity acts on and displacement is horizontal. Now what are the units of work? Unit of work is joule, जिसको हम न्यूटन मीटर कहते हैं। joule is equals to न्यूटन मीटर। joule is defined when 1 Newton of force acts on a body and it moves 1 meter. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज़ 1 मीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाएंगे तो वो 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड जूल। ठीक है, इसके बाद इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो अर्ग होती है। जो अर्ग होती है, ठीक है, वो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर होता है, मतलब कि एक बॉडी पे जब 1 डाइन का फोर्स लगाएंगे तो वो 1 सेंटीमीटर मूव करेगी। 1 बॉडी पे जब 1 डाइन का फोर्स लगाएंगे, एक बॉडी पे जब 1 डाइन का फोर्स लगाएंगे तो 1 सेंटीमीटर मूव करेगी, दैट इज़ डिफाइंड एज अर्ग। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग्स। अब ये रिलेशन कहाँ से आया इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1 जूल 1 मीटर जो एक, तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि 1 मीटर 10 to the power 5 डाइन के इक्वल होता है एंड 1 मीटर 10 to the power 2 सेंटीमीटर के सेंस इक्वल होता है। अब हमें पता है कि जो एक अर्ग होता है वो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 10 to the power 7 अर्ग्स की। So I hope this relation between the joule and erg is clear. Now talking about power. What is meant by power? Power is defined as a rate of doing work. मतलब कि टाइम, वर्क अपॉन टाइम ही पावर होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब भी रेट ऑफ डूइंग आ जाए, ये रेट ऑफ समथिंग आ जाए तो इसका मतलब टाइम से वो चीज़ अपॉन में, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी या कोई भी बात हो रही है। ठीक है,
तो उसको अपॉन में टाइम रख देते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम गिव्स अस पावर। पावर इज डिफाइंड एज रेट चेंज ऑफ डूइंग वर्क। इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट और स्लो अ वर्क इज एग्जीक्यूटेड, कि कितनी तेज़ी से या कितने धीमे धीमे काम हो रहा है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है फोर्स वेलोसिटी रिलेशन, P इज इक्वल्स टू एफ इंटू। अब ये कहाँ से आया है रिलेशन, ये भी समझाती हूँ। ठीक है, वर्क का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ F इंटू एस। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है रेट चेंज ऑफ डूइंग वर्क टू अपॉन में टी। अब ये एस टी किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। सो यहाँ से रिलेशन आया एफ इंटू वी। जब हमने क्या किया, वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू एस, तो हमने एफ इंटू एस रख दिया। टाइम यहाँ पे सिंपली उतार लिया, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो हम इसको वेलोसिटी लिखते हैं। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हमारा ये आ गया एक फोर्स और वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक, ना यूनिट्स ऑफ पावर, एक वॉट होती है। वॉट क्या होता है, वॉट एक यूनिट है पावर की, जो कि इक्वल होती है जब कोई बॉडी 1 जूल का वर्क करती है 1 सेकेंड के अंदर, तो इसे हम कहते हैं वॉट। ठीक है, लार्जर यूनिट्स किलो वॉट होती है, दैट इज़ 10 टू द पावर 3 वॉट। मेगा वॉट होती है, दैट इज़ 10 टू द पावर 6 वॉट। एंड गीगा वॉट होती है, दैट इज़ 10 टू द पावर 9 वॉट। अब इसमें आप देख सकते हो कि तीनों के अंदर तीन का डिफरेंस होता है, 3 पावर बढ़ रही है। इसमें गीगा वॉट नहीं गिवन है, पर गीगा वॉट होती है 10 टू द पावर 9 वॉट। ठीक, ऐसे ही जूल के अंदर भी यूनिट्स होती हैं, दैट इज़ 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल। ठीक, एंड मेगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 जूल एंड गीगा जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 जूल। ठीक है, कमर्शियल यूनिट मतलब लार्ज स्केल पे यूनिट जो यूज़ होती है, दैट इज़ हॉर्स पावर, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। कहीं कहीं 740 750 ऐसे लिखा होता है, बट एक्यूरेट जो है वो 746 वॉट है। नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड टॉपिक, दैट इज़ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी और एबिलिटी होती है किसी भी एक बॉडी की ऑफ डूइंग वर्क। जो हम वर्क कर रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी एंड जो एबिलिटी होती है किसी भी वर्क को करने की, वो उसकी एनर्जी कहलाती है। इट्स यूनिट आर आइडेंटिकल टू वर्क, वर्क के ही आइडेंटिकल इसकी यूनिट होती है, डेट इज़ जूल एंड सीजीस आ गया। ठीक है, इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, हमारा पहला टॉपिक एनर्जी के अंदर बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जीज काइंड होते हैं इसके। पहला है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म्ड हो जाता है तो उसमें जो वो एनर्जी पोजेस करता है ड्यू टू इट्स शेप एंड साइज, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एंड जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से आती है, ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ रही है। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी इज कॉज ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। तो जो रेस्ट की स्टेट पे आ रही है एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप एंड साइज, सो वो एनर्जी पोटेंशियल है। पर जब मोशन की वजह से आ रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकती है, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज कर सकती है, एंड काइनेटिक और भी अदर एनर्जीज़ में भी चेंज कर सकती है, पर पोटेंशियल अदर एनर्जीज़ में नहीं चेंज कर सकती। मतलब हो सकता है काइनेटिक से कोई डिफरेंट एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो, बट पोटेंशियल से काइनेटिक ही होगा। ठीक, ये फार्मूला है mgh। ठीक है, ये फार्मूला है, ये कहाँ से आया है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसका फार्मूला mgh कैसे आया है, क्योंकि फोर्स हमारा mg होता है। जब हमने कोई बॉल को ड्रॉप किया किसी बिल्डिंग से, तो उसमें जो किसी हाइट से गिरी होगी, ठीक है, बिल्डिंग की कोई हाइट होगी, तो वो हाइट जो है वो यहाँ इस केस में डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स इज इक्वल्स टू mg, जी की वैल्यू। ना अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, जो कि एनर्जी किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में, जब कोई बॉडी में मोशन हो रहा है, मोशन में है, स्टेट ऑफ मोशन में, तब वो होता है। अब इसका ये जो हाफ mv² है वो कैसे है, देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज m इज़ अ ऑब्जेक्ट, कोई m ऑब्जेक्ट है, और हम जब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से आने से पहले
अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव करती है, ठीक। और उसमें एक रिटार्डेशन हो रहा है। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है रिटार्डिंग फोर्स, जो कि उसको रेस्ट पे ला रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट अब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी, तो हम फोर्स की इक्वेशन से हम तीसरा जो इक्वेशन होती है फोर्स की, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ गिवन अस, ठीक है, क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही होती है, ठीक है। पे जब हम ड्रॉप करेंगे, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u, वो इक्वल है v के, ठीक। तो ये v स्क्वायर प्लस 2as आएगा, और फाइनल हमारी ज़ीरो बिकॉज इट केम टू रेस्ट। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन a, ओके, 2a। अब क्योंकि 2 भी है ना, अब इसको हम उसी फॉर्मूले में, जो हमारा फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिटार्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी फॉर्मूले में s की वैल्यू को पुट करेंगे। और फोर्स का हमें एक और फॉर्मूला पता है, दैट इज़ ma। तो ma इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m p स्क्वायर 2। अच्छा, यहाँ पे 1 भी तो प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही सेम चीज़ होती है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया है? क्या आपको ये डेरिवेशन समझ में आई? ठीक, समझ में आई? क्योंकि अब मैं आपको वापस बताती हूँ, हमने कोई ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया एक बिल्डिंग से, तो पहले उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होगी और उस पर एक फोर्स अपोज कर रहा होगा, ठीक है। उसमें रिटार्डेशन हो रहा होगा, उसको जैसे जैसे वो नीचे जा रहा होगा उसकी स्पीड धीमे धीमे कम हो रही होगी, ठीक। और वो एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। हमें पता है फोर्स की एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट जो इक्वल होती है वो हमने इक्वेशन ऑफ थर्ड, फोर्स की इक्वेशन थर्ड से निकाला है, ठीक है। इसके बाद हमने जो फार्मूला निकाला था काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज़ रिटार्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसमें हमने दोनों का फार्मूला डाला, मतलब ma इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a को डाला और फिर उसको मल्टीप्लाई किया और हमें रिज़ल्ट मिला हाफ mv स्क्वायर। तो ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये भी एक चीज़ पता चली। वेयरएस जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। Now there are some critical board theorems relation, that is momentum kinetic energy relationships। देखो, k is equals to p square by 2m and p is equals to 2m by ke। क्या हो गया? where p is equals to mv in the linear momentum work energy theorem, ठीक है। तो पहले ये चीज़ समझते हैं मोमेंटम एंड के ई का रिलेशनशिप। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ मास m है, वेलोसिटी v है, हाफ mv स्क्वायर। और आपने मोमेंटम को फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज़ mv, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इस रिलेशन से हम वेलोसिटी की यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी वेलोसिटी की वैल्यू? p बाई m। अब इस p बाई m को हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, है ना। अब m स्क्वायर के, अब यहाँ p स्क्वायर बाई 2m, अब यहाँ पे p स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज़ k इंटू 2m, या हाँ 2m के लिख देते हैं, ठीक। रूट लगाएंगे तो बनेगा 2m के। सो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया, दैट p दैट इज़ द मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2m के, ठीक। अब इसी से हमें तीन केसेस भी पता चलते हैं। फर्स्ट केस तब है जब हमारा ऑब्जेक्ट लाइटर है, ठीक है, तो उसमें जो मोमेंटम होगा वो कम होगा देन द हैवी बॉडी। मतलब कि हमने दो बॉडी लिए जिनका सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक,
अगर जो उनका जो वेट है, मास है, वो डिफरेंट है, एक हैवियर है और एक लाइटर है, तो हैवियर बॉडी का मोमेंटम ग्रेटर होगा देन द लाइटर बॉडी। सेकेंड केस ये है कि अगर हमारे पास सेम जो मोमेंटम है बट काइनेटिक एनर्जी सेम डिफरेंट है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट वन विल बी द लेस एंड द बी विल बी ग्रेटर। ए मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट ए का मास ग्रेटर है एंड ऑब्जेक्ट बी का मास लेस है, सो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ए की ज़्यादा है बट बी की कम है। यही सेम केस फर्स्ट केस में भी हुआ, ठीक। नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जो हमारा कोई भी एनर्जी, जो हमें कोई भी वर्क डन निकालना है बाय अ फोर्स, सो वो इक्वल होता है बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी, ठीक। सो इसका फॉर्मूला भी गिवन है। ये कैसे आया है, क्योंकि चेंज इन एनर्जी निकालना है तो हमारी एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी और एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी से सब्ट्रैक्ट करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को और हमें सिंपली ये क्या कहते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, जो कि इक्वल है वर्क डन बाय अ फोर्स। Now, law of conservation of mechanical energy in the absence of friction and air resistance. The total mechanical energy PE is equals to KE of a freely falling body remains constant at every single of its path। कि जब फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है, एकदम फ्रिक्शनलेस है, ठीक, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एयर रेजिस्ट नहीं करी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि इक्वल होती है पी ई प्लस के ई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी गिरे तो उसका हर एक इंस्टेंस पे, हर एक सिंगल पॉइंट पे उसका जो सम होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो सेम रहता है, ठीक। At the highest point, total energy is equals to PE, whereas KE is equals to 0। जब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, जब ड्रॉप हो रही है, जब एकदम ड्रॉप करने के पोजीशन पे, तब PE हमारा जो होता है वो हमारा इक्वल होता है NE के, क्योंकि उस टाइम पे KE हमारा 0 है, ठीक। सो KE प्लस PE तो होगा, किसी भी नंबर को 0 से प्लस करोगे, मान लो 2 + 0 तो 2 ही तो आएगा, तो इसीलिए P इज इक्वल्स टू एम ई इस टाइम होगा। एट एनी मिडवे पॉइंट, यहाँ पे दोनों का सम निकाल के हम बता सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 प्लस हमें देगी, मतलब इस टाइम काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी हमारी मैकेनिकल एनर्जी की। बोर्ड क्वेश्चन को देखें, पहला क्वेश्चन ये गिवन है, व्हाई डज सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ डू नॉट डू 0 वर्क। ठीक, कोई एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड मूव कर रही है तब वो 0 वर्क करती है। ऐसा इसलिए है कि मान लो ये हमारी अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ठीक। अब ये जैसे जैसे इस बॉडी की तरफ मूव करेगी तो ये ना अपनी डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये चक्कर पूरा करेगी, डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो गई तो हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक। दूसरा रीजन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा, एंगल वो हमारा 90 बनेगा, इस वजह से यहाँ पे 0 वर्क है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बॉडी मास इज डबल देन व्हाट हैपेंस टू इट्स केई। तो इसको सिंपली निकालने के लिए हमें जानना होगा कि वो इन्वर्सली या डायरेक्टली किस चीज़ से प्रोपोर्शनल है। जो मास है डबल, वो मास में खाली अंतर, वेलोसिटी मैंने कांस्टेंट है, हाफ mv² होता था, जिसमें मास हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था के ई के। तो जब मास बढ़ेगा तो के ई भी काइनेटिक एनर्जी पे बढ़ेगी, मास बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए हमारा काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। सो आई होप होल चैप्टर इज़ क्लियर। हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जो कि फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा आस्क होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एक डेरिवेशन भी मैंने समझाई आपको। सो आई होप दिस वन शॉट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि हमने सब कुछ समझाया था, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एंड दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब होती है क्योंकि हमारी अर्थ एक फोर्स को अप्लाई करती है, तो अर्थ की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसे ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो फोर्स एक बॉडी पे अट्रैक्शन के
अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से कॉज करता है, उसे ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इन्फिनिटी पे मतलब अर्थ से बहुत लाखों सारे जगह स्टार्स, लाइट ईयर्स दूर ये एकदम ज़ीरो होता है। वाई? क्योंकि यहाँ पे कोई अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है। ठीक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि ये एक्सटर्नल फोर्स होता है ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी। जब कोई बॉडी में डिफॉर्म हो जाती है, उसके साइज़ और शेप की वजह से जो भी एनर्जी जो उसको ओरिजिनल शेप में वापस लाती है, उसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल ये एनर्जी वो एक प्रॉपर्टी है जो इसको उसके ओरिजिनल शेप में वापस लाती है। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि अगर मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से ऊपर जाएगा। अब अट्रैक्शन ग्रेविटी की है। ठीक है, आपको ये पता है यू का फॉर्मूला mgh होता है। यू मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी, यू इज इक्वल्स टू mgh। ठीक, बट हमने अर्थ की उल्टी साइड फेंका, तो अब यहाँ पे हमारा जो ग्रेविटी वो अपोज कर रहा है जो हमने फोर्स लगाया, तो इसीलिए नेगेटिव mgh हो जाएगा। ठीक, और जब हम ऑब्जेक्ट ये वापस नीचे गिरने लगेगा तो ये पॉजिटिव mgh हो जाएगा, सिंस द ग्रेविटी अट्रैक्ट्स इट, और हमारा जो फोर्स के लगाने के बाद जो वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है वो भी वहाँ पे सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव mgh। नाउ फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो कि ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल, काइनेटिक एंड वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, देखो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ के अलावा मूव करती है, और इसमें जो एनर्जी होती है उसे ही हम ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं। जैसे कोई कार स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो जो ये कार है जो जिस एनर्जी से मूव कर रही है उसे ही हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें बोला गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारी एनर्जी वो है रोटेशनल। कोई भी मूविंग पाथ है, कोई भी मान लो कोई कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये जो एनर्जी जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है इसे ही हम कहते हैं क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करती है तो उसे वाइब्रेशन कहते हैं। तो किसी भी बॉडी में जब वाइब्रेशन कॉज होती है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से कॉज करती है। ठीक, किसी भी मान लो हमने कोई ट्विनिंग फॉक में जो हमारे मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो, दैट इज कॉज ड्यू टू द दिस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो आई वुड दिस मच इज क्लियर। और कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी होती है, जैसे सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और इन सभी के बीच में इंटरचेंज, कन्वर्जन भी होता है। जैसे कि मैंने बात की थी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, पोटेंशियल काइनेटिक, वैसे ही ये सब एनर्जी भी एक दूसरे के अंदर चेंज करती है। जो हमारी लाइट एनर्जी है वो हमें सन से मिलती है, सन इज़ द नेचुरल सोर्स। इसके अलावा बल्ब फिलामेंट से, कैंडल से भी मिलती है। जो हीट एनर्जी है वो भी बल्ब फिलामेंट से मिलती है, पर इसका नेचुरल सेंस सन ही है। ठीक, अब सन की एनर्जी का यूज़ हम सोलर सेल्स में यूज़ करते हैं, सोलर पैनल्स में यूज़ करते हैं, जिसमें सन की सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक, इसके बाद हाइड्रो एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है बाय रनिंग वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमें पता है जो कि चार्जेस की वजह से प्रेजेंट होती हैं जब फ्री आयंस मूव करते हैं। ठीक, साउंड एनर्जी हमें पता है जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है तो वो ये प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होती है जब वो कोई भी मैग्नेट किसी भी आयरन बॉडी को अट्रैक्ट करता है। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी में है तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के लिए होती है। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है रिलीज होती है ड्यू टू द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। ठीक, जब न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन होता है उसके टाइम जो मास लॉस होता है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। आई होप दिस मच टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Don't forget to subscribe my channel and like my video. I hope you like this video and I think that you like my explanation and the way of explanation. If you have any doubt, then free to ask in the comment section.
And don't forget to like my video and subscribe my channel and click the bell icon. Thank you for watching.